अब देखो जो नेक्स्ट है अपने पास, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, जिसे हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास है एंड ऑल्सो नोन एज ए डिफ्यूजन। ठीक है ना, जब जो अपने पास मास है वो वन साइड टू अनदर साइड ट्रेवल करेगा, तो वैसे ना ये मास का जो फिनोमेना है वो कंसंट्रेशन के साथ ही होगा। ठीक है, जैसे अपर है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में देखो एक मिनट, हमने फर्स्ट डे क्या किया था कि मोमेंटम ट्रांसफर होती है। चलो ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर है, इसने नीचे वाली लेयर को मोमेंटम दे दिया। चलो अब नेक्स्ट हमने देखा कि हीट ट्रांसफर होती है, क्या वो था, वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है या लोअर से अपर ट्रांसफर हो रहा है। अब ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, पर इसके साथ क्या है, अपने पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो ट्रेवल कर रहे हैं ना। तो वो पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल जो है, मान के चलो वन एटम यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, वो इसके साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाएगा, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये एटम यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से कोलाइड करेगा, नेक्स्ट आगे आ गया। तो ये मास का क्या हो रहा है, मास का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, कि जो एक एटम था वो यहाँ पे था और वहां से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये दैट इज द डिफ्यूजन है। ये वाला जो फिनोमेना अपने पास, ये फिनोमेना कौन सा है, दैट इज द डिफ्यूजन है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होगा क्या, डिफ्यूजन के अंदर, अब इसके अंदर क्या है, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई कंसंट्रेशन इन ए पार्टिकुलर रीजन मूव्स टुवर्ड रीजन्स इन विच कंसंट्रेशन इज लेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है, किसी रीजन के अंदर, वो किस साइड ट्रेवल करेंगे, जिस साइड कंसंट्रेशन कम है। दैट इज द नेचुरल फिनोमेना है, हाई टू लोअर होगा, चाहे टेम्परेचर है, चाहे वो हीट है, चाहे वो आपके पास कंसंट्रेशन है। तो अगर ये मेरे पास कोई कंटेनर है, लेट अस सपोज दैट इज द कंटेनर है, अब इसके अंदर क्या है कि इस साइड जो आपके पास एटम्स वगैरह हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, और इस साइड आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो लेसर है। तो ये पार्टिकल इस साइड ट्रेवल करेंगे और इसको हम बोलते हैं दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जो अपना फिनोमेना है दैट इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ मास है, और इसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कैरी कर रहे हैं, मास कैरी कर रहे हैं ना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन थी वो हाई थी, और इस साइड कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी। तो आपका मॉलिक्यूल जो है, लेट अस से कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है ग्रीन कलर के अंदर, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये मॉलिक्यूल आया है, तो उसके साथ इसका मास भी तो आया है ना, तो मास ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं दैट इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, यहाँ आपका डिफ्यूजन। ठीक है, तो जैसे हमने मोमेंटम वाले केस के अंदर हमने यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड किया था, दैट इज ये आयोटा कोफिशिएंट जो था। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट जो था दैट इज हीट के केस में हमने क्या फाइंड किया था, कंडक्टिविटी कोफिशिएंट जो था, के फाइंड किया था। ठीक है, आज जो नेक्स्ट है वो हमने डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है डी, आज वो फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इन तीनों में से डेफिनेटली एक कोफिशिएंट फाइंड करना आएगा, चाहे वो ये जो आपके पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो आ जाए, जो थर्मल कोफिशिएंट है वो आ जाए, या आप अपने पास जो लास्ट वाला है दैट इज योर डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, मे बी ये आ जाए। ठीक है, तो अच्छे ढंग से कर लेना इसको, सिंपल है। फर्स्ट के अंदर मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेकंड के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, और थर्ड के अंदर मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रेशर दोनों साइड सेम हो जाए, P1 इज इक्वल टू P2 है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव्ड है। नेक्स्ट जो आएगा, अगर दोनों साइड अपने पास अगर प्रेशर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम हो गया आफ्टर दैट, अब टेम्परेचर अगर सेम है देन हम क्या बोलेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। उसके बाद में केमिकल कोफिशिएंट जिसको μ1 और μ2 लिखते हैं, अगर ये दोनों सेम हो गए, केमिकल पोटेंशियल जो आपके पास है, तब हम बोलते हैं कि इन तीनों की सिचुएशन को मिला के बोलते हैं कि आपका जो सिस्टम है दैट इज इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वैसे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, या ये जो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वगैरह जो भी इस सैम के अंदर किए हैं ना, ये आपके फोर्थ सैम में दोबारा आएंगे। वहां पे थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल आपने डीप स्टडी करनी है, तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थर्मल मैकेनिकल और ये केमिकल पोटेंशियल वगैरह क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड है, ये आपका हीट से रिलेटेड था, ये आपका प्रेशर जो है वो आपका फोर्स वगैरह से रिलेटेड है, मोमेंटम वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, सम टाइम पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि अगर थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो वहां पे प्रेशर, आपका टेम्परेचर और आपका ये जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी आपका सेम होना चाहिए, जहां उसको कंसंट्रेशन बोल लो। क्लियर है। अब देखो इसका एक्सप्रेशन किस टाइप से करोगे। अब जैसे हमने कल किया था या प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी किया है, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि जो केमिकल पोटेंशियल है, अब यहाँ पे ना मैंने पर्टिकुलर लाइन लिख दी कि केमिकल पोटेंशियल जो है इस केस में विल एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स। अब यहाँ पे जो आपका केमिकल पोटेंशियल है ना वो ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अगर ये मेरे पास कंटेनर है तो अब इसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस साइड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेसर हैं, तो यहां से इस साइड ये मोलिक्यूल क्यों आएंगे, बिकॉज उनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। वो ड्राइविंग फोर्स किसके कारण लगेगा, दैट इज ड्यू टू केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज आप कह सकते हो कि वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। जितना कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस होगा उतने उसके विद रिस्पेक्ट टू आपका वैसा ही केमिकल पोटेंशियल होगा और उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा। वो मोलिक्यूल आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इजिली ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस हो गया, मान के चलो मैं दूसरा कंटेनर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपके पास मान के चलो 4 मोलिक्यूल्स हैं और इस साइड आपके पास 3 मोलिक्यूल्स हैं। तो अब ये इस साइड जो आपका एक 1 मोलिक्यूल एक्स्ट्रा है, अब वो इस साइड आएगा तो ठीक है, या इन मिडवे रहेगा, किस तरह से इस सिस्टम को बैलेंस करेगा। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी इस साइड से लेफ्ट से राइट आने की वो कम होगी एज कंपेयर टू इस वाला केस, ठीक है ना। तो वहां पे आता है केमिकल पोटेंशियल, उस चीज को बोल देते हैं कि ये कितना पोटेंशियल है इसके पास, कि कितनी इसके पास ड्राइविंग फोर्स है। जितनी कंसंट्रेशन एक साइड ज्यादा है उतनी उसके पास ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगी, वो दूसरी साइड जल्दी जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स कम है, दैट मींस केमिकल पोटेंशियल लेसर है, तो वो दूसरी साइड जाएगा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारा ड्राइविंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल पोटेंशियल वगैरह, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सेम एज इट जैसे हमने पहले किया था। एन जो आएगा वो क्या है, नंबर डेंसिटी है, नंबर बाय वॉल्यूम। तो एन क्या आ गया, एन इंटू वी। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू हमने कल भी फाइंड की थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो वेलोसिटी की जगह हमने सी बार लिया है। सी बार इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हमने लेंथ लिया है, लेंथ डिवाइड बाय टी, तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बार इंटू टी। और सी बार हमारे पास क्या है, दैट इज द एवरेज स्पीड। क्लियर है। फिर हमने क्या किया था, जैसे हमने कल किया था कि हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फाइंड करने हैं। तो इसमें से एरिया और ये टाइम दोनों इस साइड चला जाएगा, बचेगा क्या, एन सी बार। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ट्रेवलिंग इन, यहाँ सिंपल है, इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अब इसमें से एक्स में भी ट्रेवल करेंगे, वाई में भी ट्रेवल करेंगे। तो एक्स में कितने करेंगे, एन सी बार बाय 3। y में कितने ट्रेवल करेंगे, दैट इज ऑल्सो एन सी बार बाय 3। एंड ऑल्सो इन जेड एक्सिस दैट इज एन सी बार डिवाइड बाय 3। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि x में ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कल कंसीडर किया था x में ट्रेवल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि प्लस x एंड माइनस x बोथ आर इंक्लूडेड। तो अगर मैंने सिर्फ प्लस x निकालना है तो टोटल का हाफ कर दो, एन सी बार डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस एक्स में भी कितने ट्रेवल करेंगे, एन सी बार बाय 6। आई होप सो कि ये आप सभी को क्लियर होगा। ये तीनों टॉपिक्स के अंदर जो तीनों हमने टॉपिक्स किए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ आज वाला कर रहे हैं मास, सभी के अंदर ये इतनी चीज सेम ही रहती है। जो हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं वो सेम रहेंगे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो अभी हैंड रेज कर लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट करें, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसको यहाँ पे नहीं लिखा कि एक्स में इतने ट्रेवल कर रहे हैं, प्लस एक्स में इतने कर रहे हैं। वो आपको जस्ट फर्स्ट टॉपिक जो था आपका उसके अंदर लिखवाया हुआ है, वहीं से चेक कर लेना अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। हर बार नहीं लिखना। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ मैं प्लस एक्सिस कंसीडर करूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करूं, तो वहां पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे, एन सी बार बाय 6। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, 3 लेयर्स कंसीडर करनी है, ए बी सी डी ई एफ। तो अब उनके विद रिस्पेक्ट हम देखेंगे। तो ये तो क्लियर है कि ये तो आपकी ए बी लेयर के लिए होगा, ये कल भी सेम था और जो प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, वो भी सेम था। उसके अंदर भी ए बी लेयर के लिए एन सी बार बाय 6 था। ए बी को हमने क्या कंसिडर कर रखा है, फॉर दिस एक्सप्रेशन इसको हमने बेस माना हुआ है और ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो आएगा, ये देख लो यहाँ पे मैंने चलो वैसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि ये जो आपके पास एन सी बार बाय 3 आ रहा था,
ठीक है, इसको मैंने नेम दिया है, बस ये इस इक्वेशन को नेम दे रखा है 1, जस्ट नंबरिंग दे रखी है 1। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में कितने हैं n(c)/3, वाई में n(c)/3 और जेड में n(c)/3। बट वट इफ यू वांट टू फाइंड ओनली इन पॉजिटिव एक्सिस, ओनली इन प्लस एक्सिस, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वो हाफ हो जाएगा n(c)/6, n(c)/6 एंड n(c)/6। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है वो देखो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इन दिस केस, अब वो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे कंसंट्रेशन कम है। अब मान के चलो जो नीचे वाली लेयर है उसकी कंसंट्रेशन है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपर की जो कंसंट्रेशन है वो n+dn है, और दोनों लेयर्स के अंदर जो आपकी डिस्टेंस है, जैसे हमने कल कंसीडर किया था और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया है, dz है। तो अगर आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालना है तो वो क्या आएगा, अपर वाली जो कंसंट्रेशन है उसमें से लोअर माइनस करो और दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो, n से n कट गया, क्या आएगा मेरे पास dn/dz। इज इट क्लियर? इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कोई? हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया dn/dz। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब ये सिमिलर टू है जो हमने पहले किया था ना, फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी dv/dz आई थी, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट था। कल जो हमने किया था वो dθ/dz आया था, ठीक है, दैट इज हीट ग्रेडियंट था। और आज हमारे पास आया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे, अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो आएगा, ये देख लो। अब यहाँ पे वो 3 लेयर कंसीडर कर रखी हैं जो हमने कल और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर की थी डिस्कस। ये ए बी लेयर आ गई। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने n ले रखे हैं, बेस है तो उसको सिंपल मान के चलोगे n। अब इन दोनों लेयर्स के अंदर जो आपका डिफरेंस है वो है लैम्डा, और यहाँ पे भी जो आपका डिफरेंस है वो है लैम्डा। बट देयर इज वन चेंज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। वो आपका चेंज क्या है, कल जो हमने लेक्चर किया था, चेक कर लेना बच्चे, उसके अंदर EF लेयर आपकी यहाँ थी, अपर थी EF लेयर, पर आज जो आपकी EF लेयर है वो नीचे बनी है, ठीक है ना। अब वो देखो रीजन क्या है कि EF लेयर नीचे क्यों आई है। ये जो आपकी सेंटर वाली लेयर है इसकी तो कंसंट्रेशन होगी मीडियम। अब जो एक्चुअल में स्टेट होती है ना, अगर कोई कंटेनर कंसीडर कर लो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे नीचे ज्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे आप अपर साइड मूव करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। तो इसीलिए हमने उस लेयर को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कल जो हमने किया था EF जो थी, अगर किसी बच्चे को याद है तो EF लेयर जो थी उसके अंदर अगर याद है तो ये देखो EF लेयर में हमने क्या किया था, चलो वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी प्लस लैम्डा dv/dz, क्योंकि EF को हमेशा हमने पॉजिटिव वाली साइड लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे EF को नीचे कर दिया बस, क्योंकि EF की कंसंट्रेशन ज्यादा है। वैसे ही उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर EF की वेलोसिटी ज्यादा थी और EF का हीट कंटेंट ज्यादा था, ठीक है, इसलिए जस्ट हमने शिफ्ट कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में कंटेनर्स के अंदर ऐसा होता है कि जो लोअर लेयर होती है वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये तीनों टॉपिक एक ही बेस पे रखने के लिए कि EF आपको ध्यान रहे कि ए बी बेस होगा और EF की हमेशा कुछ भी चीज है, कुछ भी फाइंड करो वो ज्यादा ही आएगा। अगर EF की वेलोसिटी फाइंड करोगे तो वो भी b प्लस समथिंग होगी, अगर उसकी आप हीट फाइंड करोगे तो वो भी थीटा प्लस समथिंग होगा, अगर EF की आप कंसंट्रेशन फाइंड करोगे वो भी n प्लस समथिंग होगा। तो तीनों चीजों को एक ही लेवल पे करने के लिए हमने ऐसा किया है। जरूरी नहीं है अगर आप EF ऊपर लिखना चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर नहीं चेंज होगा, बस आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो बस आपने सिंपल याद रखना है कि EF वाली जो लेयर होगी उसके लिए AB वाले से हमेशा प्लस में चीज आएगी, चाहे वो n प्लस हो, चाहे v प्लस हो, चाहे वो थीटा प्लस हो। और वो यहाँ पे देख भी लो, हमें कहीं पर भी अगर E वाली लेयर है तो वो n प्लस होगी या v प्लस होगी या आपके पास थीटा प्लस होगी, ठीक है। और रीजन क्या है, बिकॉज जो लोअर लेयर्स होती है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसके अंदर कि EF नीचे क्यों लिखी है, AB हमारा बेस था, वो कल भी बेस था, आज भी बेस है, एंड जस्ट हमने EF को नीचे शिफ्ट कर दिया बिकॉज EF की कंसंट्रेशन, बिकॉज नीचे वाली लेयर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और EF को हमने हमेशा प्लस में लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे टॉपिक के अंदर, ठीक है, हो जाएगा। तो अब हमने AB लेयर फाइंड कर ली थी। AB लेयर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे n(c)/6 थे। अब सिमिलरली अगर मैं EF के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक तो चलो पहले लिखो, स्टार्टिंग में मेरे पास अगर ये n(c)/6 है ना, AB लेयर के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है AB लेयर के ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मास निकाल रहे हो ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। तो आज हमने मास की बात करनी है।
इसके लिए नंबर ऑफ मोलिकुल्स तो है NC डिवाइड बाय 6। अगर एक मोलिकुल का मास m है तो अब हमें AB लेयर का सारा मास मिल गया, उसके ऊपर जितने भी मोलिकुल्स हैं उनका मास ये होगा। अब सिमिलरली हमने EF का निकालना है, तो यहाँ पे ये देखो एक का मोलिकुल का मास m है और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किसकी करनी है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स जो है NC/6, यही करना है। पर यहाँ पे n की वैल्यू n नहीं है ना, EF लेयर में n की वैल्यू क्या है, n प्लस लैम्डा dn। ठीक है, तो इसका मतलब n को आप रिप्लेस करोगे इस वैल्यू से, तो देखो ये मेरे पास इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी। अब इस n को रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय C/6 मेरा वैसे ही है। n की वैल्यू को चेंज कर दो, क्या आएगा n प्लस लैम्डा dn डिवाइड बाय dz। इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन, इसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आई, बस जो लिखा था उसको थोड़ा सा चेंज किया। आपने जस्ट मास निकालना है, तो ये आपका मास आ गया किस लेयर का, EF लेयर का। अब अगर CD लेयर का निकालना है तो वो फिर क्या आएगा, m C डिवाइड बाय 6। अब इसके लिए n क्या है, इसके लिए n है n माइनस लैम्डा dn डिवाइड बाय dz। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चे अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है ना, किस तरह से आएगा, सिंपल है। मैं चलो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये यहाँ पे मोलिकुल्स आपके पास n थी, तो इस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल जो आए थे हमने फाइंड किए ओनली x में NC/6। अब एक का मास अगर m है तो ये आपके पास टोटल मास आ गया इस लेयर का। अगर EF के लिए फाइंड करना है तो ये n सेम रहेगा, 6 सेम रहेगा, m सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे यूज करनी है। देखो n m डिवाइड बाय 6 तो लिख लिया, सॉरी यहाँ पे मेरे पास n नहीं आएगा ना बच्चे, यहाँ पे n की वैल्यू तो हमने चेंज करनी है। यहाँ पे आपके पास C बार m और 6 सेम रहेगा, m C डिवाइड बाय 6 सेम है, पर n तो सेम नहीं है ना, n की वैल्यू चेंज होगी। EF लेयर के लिए n क्या है, ये रहा, तो इसके लिए n की वैल्यू लिख दो n प्लस लैम्डा dn डिवाइड बाय dz। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और आई थिंक ये तो सभी को क्लियर ही होगा ये प्लस में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिकुल्स n है, नीचे ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा होंगे वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों लेयर्स के अंदर जो आपका मीन फ्री पाथ है वो क्या है, लैम्डा है। ठीक है, हो जाएगा। तो अब हमने EF लेयर के लिए फाइंड कर लिया, AB के लिए फाइंड कर लिया और CD के लिए फाइंड कर लिया। और जैसे कल किया था, एक को M1 दूसरे को M2 नेम देना है हमने, वो देखो ये M1 आ गया, किसके लिए है, जो आपकी EF लेयर है वो प्लस में, देखो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर हमने M2 नेम दे दिया, जो CD वाली लेयर थी वहां पे माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई। अब जैसे हमने कल किया था कि नेट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, बस यहाँ पे हमने यही देखना कि नेट ट्रांसफर मेरे पास कहाँ से किस साइड हो रहा है। नेट ट्रांसफर देखो यहाँ पे, अब मास का ट्रांसफर, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे तो वो ओवरऑल इस साइड जाएंगे ना, तो मास का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, फ्रॉम EF टू CD। तो EF टू CD हो रहा है, इसका मास हमने M1 फाइंड किया है, इसका हमने M2 फाइंड किया है। तो अगर आपने नेट इफेक्ट निकालना है डेल्टा M, वो क्या आएगा, M1 में से M2 आपको माइनस करना, हाइयर में से लोअर आपको माइनस करना। ठीक है, जैसे कल किया था सेम है। तो अब नेक्स्ट मेरे पास आएगा M1 में से हमने M2 माइनस करना है, तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज डेल्टा M इज इक्वल टू M1 माइनस M2। ठीक है ना, ये इसीलिए यहाँ पे करवाया था क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर EF आप अपर लिखोगे तब यहाँ पे M2 माइनस M1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि AB जो है दैट इज योर बेस इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर, और EF आपने वो लेयर लेनी है जिसके लिए कुछ भी वैल्यू है, चाहे वो वेलोसिटी है, ठीक है, चाहे वो आपके पास वेलोसिटी है, चाहे वो आपके पास थीटा है, हीट कंटेंट है, एंड चाहे वो आपके पास n है, इन तीनों की वैल्यू EF के लिए AB से ग्रेटर होगी। EF इज ग्रेटर देन AB, बस इतना याद कर लो, आपका टॉपिक निकलता होगा इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब सिंपल है, जैसे कल किया, M1 और M2 की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे देखो M1 और M2 की वैल्यू पुट की, ये M1 था प्लस में, ये M2 है माइनस में। जैसे कटिंग वगैरह करोगे, कट करके हमारे पास आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये कटिंग तो क्लियर है ना, यहाँ पे कटिंग तो किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, सिंपल ही है। यहाँ पे कटिंग वगैरह किस तरह से करोगे, ये स्टार्टिंग के अंदर प्लस है, ये आपका माइनस है, कट जाएगा, बाकी दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, तो ये नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, इसको एडिशन ही करनी है। अब आ गया कि हम स्टडी कर रहे हैं डिफ्यूजन फिनोमेना। अब डिफ्यूज ये फिर क्या है, ये तो क्लियर है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आपके पास क्या है, जो आपके पास मास है
पर यूनिट मास ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, ये स्टार्टिंग से हमारे पास जो हमने नंबर निकाले थे, नंबर डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम चल रहा था, तो नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था, तो ये मास ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आया। अब हमने मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दोबारा फाइंड करना है, लेकिन अब हमने ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना, अब हमने डायरेक्टली डिफ्यूजन अप्लाई करना है। अब देखो अगर डिफ्यूजन अप्लाई करोगे तो उस केस में मेरे पास सिचुएशन क्या आएगी, इसको ध्यान से कर लेना बच्चे। अब ना ये मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास डेल्टा एम है यहाँ पे, अब ये आपका मास ट्रांसफर है। अब जो डिफ्यूजन फिनोमेना होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका डेल्टा एम होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपकी डेंसिटी है, ठीक है, वो किस तरह से चेंज होगी डिस्टेंस के साथ, डी रो बाय डी जेड। अब जो डेंसिटी है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एम एन डिवाइड बाय डी जेड, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग के अंदर एक आधा टॉपिक के अंदर एम एन लिखा था, डेंसिटी को एम इंटू एन, आप इस तरह से इसको पुट कर सकते हो। डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास एम एन डिवाइड बाय डेंसिटी जो है उसको हम एम एन लिख सकते हो, ठीक है। ये सिंपली अगर देखना है आपने कि ये एम एन वगैरह किस तरह से आपने यूज किया है, तो इसको आप सिंपल डेंसिटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज कर लें, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होती है, वो तो पहले ही मेरे पास मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये जो मेरे पास n है उसकी अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो वो मेरे पास क्या आएगी, n डिवाइड बाय b वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशन यूज करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा mn। डेंसिटी की वैल्यू आप mn पुट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम फॉर्मूला है, हो जाएगा ड्राइव, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, ये डेंसिटी मास डिफ्यूजन जो है ना, मास डिफ्यूज कितना हुआ है वो डिपेंड करेगा दोनों लेयर्स के अंदर डेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा ट्रेवल करेंगे। मास डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो डेंसिटी को हमने एम एन लिखा है, अब मास तो कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा डी एन डिवाइड बाय डी जेड हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू हमने लिखी है डेल्टा एम जो है, अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है, अगर इसको यहाँ से रिमूव करना है तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप किस तरह से रिमूव करते हो, प्रोपोर्शनलिटी का जो आपका साइन है किस तरह से आप रिमूव करोगे, वो रिमूव हो जाएगा। आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी, कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, और इसी की हमने आज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि ये सर ने रो को एम एन क्यों लिखा है, चलो इसको देख ही लो। रो को मैं एम एन लिख रहा हूँ, चलो ठीक है एम एन लिख रहा हूँ, लेकिन रो जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हमने इसी को ये इस वैल्यू में शो करना है। अब देखो कैसे करोगे, अब जो एन होता है वो मेरे पास क्या होता है, ये तो मास है, एन क्या होता है, अभी मैंने लिखा था कि एन जो होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, एन डिवाइड बाय वॉल्यूम आ गया। अब ये मास इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, टोटल मास हो जाएगा ना सिस्टम का, एम डिवाइड बाय वी आ गया। तो रो की वैल्यू मास बाय वॉल्यूम, यही तो होती है रो की वैल्यू, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, हो जाएगा। इसलिए हमने रो को एम एन लिख दिया, बिकॉज एम एन और एम बाय वी दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है इसको अगर रिमूव करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, डी आ जाएगा इसकी जगह, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये आपको क्या दे रहा है, ये भी तो आपको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही दे रहा है ना, दैट इज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और सिमिलरली हमने ऊपर इक्वेशन निकाली है, वो भी आपको क्या रिप्रेजेंट करवा रही है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो सिमिलरली जो हमने प्रीवियस केसेस किए हैं उनके अंदर भी हमने क्या किया था, दोनों केसेस को आपने क्या किया था, जो दो केसेस थे उसको हमने कंपेयर किया था। अब यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड जो भी वैल्यू है वो इक्वल कर दो। तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो देखो, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है ये वाली, ये जो पहले इक्वेशन निकाली थी उसकी वैल्यू है, ये अभी इक्वेशन निकाली उसकी वैल्यू है। डी एन बाय डी जेड कट जाएगा, मास से मास कट जाएगा, जो बचा है वो आपके पास डी की वैल्यू आ गई, डी इज इक्वल टू 1/3 सी बार इंटू लैम्डा। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कंपेयरिंग वगैरह, ये तो हमने दो टॉपिक्स किए हैं उनके अंदर भी ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। तो अब ये कटिंग वगैरह कर लेना, तो वहां से आपके पास आ जाएगा कि ये जो डी की वैल्यू है
वो कितनी होगी, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट इज योर मीन फ्री पाथ, इसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, ये आपका मीन फ्री पाथ है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब लैम्डा की वैल्यू हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग में फाइंड की थी 1/√2 पाई एन डी स्केयर, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू है 1/√2 पाई एन डी स्केयर। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू है, चलो ठीक है ये लैम्डा की वैल्यू है, अब हमने क्या करना है कि जो मेरे पास ये डी की वैल्यू है इसके अंदर हमने ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू जो हमारे पास आंसर आएगा वो रिजल्ट आएगा ये। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डी की वैल्यू क्या आ गई, सी बार डिवाइड बाय 3√2 पाई एन डी स्केयर। अब ना इससे आगे जो रिलेशन आता है ना एग्जाम के अंदर, कई बार उन्होंने ये लिखा होता है कि प्रूव दैट जो आपके पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻³ डिवाइड बाय आई थिंक प्रेशर होगा यहाँ पे, डिवाइड बाय प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना। कई बार ये डायरेक्टली एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये नहीं लिखा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मास लिखो। ठीक है, अब वो हमने इस इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशंस है ना, इनसे हमने फाइंड करना है, इसी से मेनली तो इस इक्वेशन से जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाली इक्वेशन जो है ना, इससे हमने फाइंड करना है। अच्छा अब देखो, ये यहाँ पे मैंने लैम्डा का फॉर्मूला लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्केयर। अब बाकी तो छोड़ दो, सारे कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n की। किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ये फॉर्मूले के अंदर n आ रहा है, नीचे है, तो आपके पास क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो एक तो ये आ गया, चलो ठीक है। अब देखो इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू nRT। अब इसमें r कांस्टेंट है, ठीक है, और आपके पास अगर आपने कोई कंटेनर चूज कर रखा है, अगर आपने कोई कंटेनर चूज किया है तो जो उसकी वॉल्यूम आपने चूज कर ली, वॉल्यूम भी आपने कांस्टेंट कर दी ना, तो यहाँ पे v भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, इनको छोड़ दो एक बार, तो यहाँ से p इज इक्वल टू nt बचा, बाकी जो कांस्टेंट है छोड़ दो, तो सॉरी ये nt आएगा, ये आ गया मेरे पास p nt, r भी कांस्टेंट था, v भी कांस्टेंट था, इसको छोड़ दिया, तो p डिवाइड बाय t, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n आ गई ना। अब ये वैल्यू n की उठा के इस इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n की वैल्यू आई है, p डिवाइड बाय t है, तो t अपर चला जाएगा, ये आपका t होगा। तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया t डिवाइड बाय p के। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम कोई, ये किस तरह से किया है सर, ये जो कंपैरिजन वगैरह किया है यहाँ पे, क्लियर है सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हो जाएगा इतना। अच्छा अब ये हमने कर लिया कि लैम्डा ये, अब ये इक्वेशन देखो, मैंने दोबारा इसको ये इक्वेशन जो है हाईलाइट कर रहा हूं, ब्लू कलर के अंदर है ये आपकी इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको देखो, ये ब्लू कलर में इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे 1/3 ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, सी बार और इंटू लैम्डा था। अब जो सी बार होता है उसके अंदर हमने देखा है कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टी होती है ना, तो डी की वैल्यू फिर क्या आ गई, डी इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू पुट करोगे वो स्क्वायर रूट ऑफ टी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम कांस्टेंट वैल्यू छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, तो सी बार की जगह तो आ गया रूट टी, अब लैम्डा की जगह क्या आएगा, ये वैल्यू लैम्डा की जगह पुट करो, तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, टी डिवाइड बाय पी आ गया। ठीक है, अब डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक टी की पावर 1 है, एक टी की पावर हाफ है, तो टी रेज टू क्या हो गया 3/2 डिवाइड बाय क्या आएगा, पी आएगा। तो ये आपके पास आ गया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो भी है उसकी वैल्यू आपके पास ये होगी, और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, वो डायरेक्टली वहां पे लिखा होगा कि प्रूव दैट डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 3/2 डिवाइड बाय पी। तो ये सारा आपने डिराइव करना है, आफ्टर दैट उसको इस तरह से आपने यहाँ पे जो रिलेशन वगैरह इस तरह से फाइंड करना है, जो भी टर्म्स आपके पास कांस्टेंट है उसको आपने छोड़ना है, एक तो लैम्डा यूज करना है यहाँ पे ये इस इक्वेशन का, और एक आपने पीवी इज इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन है उसका यूज करना है, एक आपने सी बार वाली इक्वेशन का यूज करना है। इन तीनों का यूज करोगे तब आपके पास जो रिलेशन आएगा वो ये वाला रिलेशन है। ठीक है, वैसे आगे नेक्स्ट पेज पे आई थिंक किया भी होगा ये वाला, हाँ ये देख लो, ये आ गया इक्वेशन, डी की वैल्यू मेरे पास ये थी, ये हमने डी की वैल्यू फाइंड की थी। अब इसके अंदर हमने डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर दिया सी बार इंटू लैम्डा। अब सी बार जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है,
और लैम्डा भी हमने फाइंड किया कि जो लैम्डा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइड बाय पी होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को इसमें पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर। तो पुट करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट है ये वाला, दैट इज डी। ये इक्वेशन आ गया आपके पास, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 3/2 डिवाइड बाय पी। और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको कर लेना, ठीक है। और एक जो हमने कल किया था वो के और आयोटा के अंदर जो रिलेशन था सीवी आया था, वो भी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कई बार कि प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन दीज टू। ये इक्वेशन ये आपके पास आएगा और वो 8 मार्क्स में आएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। ठीक है बच्चे, हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो हैंड रेज कर लो अभी, अदरवाइज आई थिंक आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो चुका है। दोनों यूनिट आपके कंप्लीट हैं। कोई एक आधा टॉपिक रहता होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो वो डिफिकल्ट बहुत होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसको छुड़वाया है। ठीक है, एक बार जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो स्टार्ट करेंगे कल से, और उसके अंदर जो आपका मेन टॉपिक्स हैं एक बार वो कर लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और जो कल वाला जो आपका लेक्चर है वो थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह इस टाइप का है, तो उसको भी मिस मत करना, नहीं तो स्टार्टिंग अगर उसका बेस चला गया तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। और दूसरा ना आपके लिए स्पेशली बीएससी फर्स्ट वालों के लिए जो ये आपका यूनिट हुआ है ना, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी है, इसके ऊपर ना कुछ मैं क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने देखनी है देख लेना, उसके अंदर आपको अलग से मिल जाएगी गेट और नेट करके, वहाँ पे सीरीज होगी जो आपका यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आपको वीडियोज वगैरह अपलोड होती हैं, आज या 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगी वहाँ पे। तो वो जो जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन गेट नेट में या प्रीवियस आईआईटीज के अंदर पूछी हुई हैं किस टॉपिक के ऊपर, जो हमने ये दोनों यूनिट किए हैं ना, इन दोनों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट है फिजिक्स वगैरह के अंदर वो देख लेना, अदरवाइज नहीं भी है तो डिस्टेंस इंटरेस्ट वगैरह बच्चे क्रिएट कर लो, क्योंकि ये अगर गेट वगैरह आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी सा एग्जाम है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ नेट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गेट कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर डेली आप कोई 5-10 क्वेश्चन डेली आप रिवाइज कर रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस, तो आप इजीली इसको कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने देखना हो वहां से देख लेना। आपको वो चलो आपको बीएससी जो ग्रुप है उसके अंदर मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, जिसने देखना हो वहां से देख लेना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों यूनिट के ऊपर होंगे, जो आपका काइनेटिक थ्योरी वाला था, काइनेटिक थ्योरी वाला, और जो आज हमने किया ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, स्पीड वगैरह, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जहाँ जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे, जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे देख लेना, और बाकी जो आपका ये लेक्चर चल रहे हैं वो तो ऐसे चलेंगे। ठीक है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये आज टॉपिक किया है या कल किया है, तो अभी हैंड रेज कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को। ठीक है बच्चे, थैंक यू। फिर आज तो बस यही था, नेक्स्ट जो फिर कल लेक्चर लगेगा उसके अंदर फिर बेसिक जो है आपका फर्स्ट यूनिट का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चे।